नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल गाइडेंस एकेडमी साइलेंसर में स्वागत है। आज बच्चों हम आपके बीच आधुनिक भारत की तीसरी सीरीज लेकर आए हैं। आधुनिक भारत की इसके पहले हम लोगों ने ये पहली और दूसरी सीरीज को हल किया था। आज तीसरी सीरीज में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि इसकी जो विशिष्ट जानकारियाँ हैं वो इनके साथ ही आप लोग नोट करते रहें। हम जिसको जानकारी देते रहेंगे आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते वक्त है आपकी जानकारियाँ पहुँचती रहेंगी। देखिए बेटा, आज हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न को हम आओ शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। यहाँ तिथिवार का तात्पर्य है कि यहाँ हमने 4 घटनाओं को यहाँ पे लिया हुआ इतिहास की, और चारों घटनाओं में पहले कौन घटना घटित हुई, दूसरी बाद में कौन हुई, सबसे बाद में कौन घटित हुई, यानी वो क्रमबद्ध तरीके से हमको सजाना है। तो यहाँ पर हमने बच्चों क्या किया आपके लिए कि हमने यहाँ पे जो घटनाएं उनके साथ में हमने डेट डाल दी ताकि आपको डेट याद रहे। इस चक्कर में हमने डेट डाल दी, हालांकि वहाँ पे डेट पड़ी हुई आपको नहीं मिलेगी। तो देखिए, ए आपका रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन कब 1928, होम रूल आंदोलन आपका 1916। आपको बता दें कि होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग दोनों 2016 की डेट में हुए थे, 2016 में ही। और डी आपका गांधी इरविन समझौता 1931। आइए बच्चों देखते हैं इसका सही क्रम क्या होगा, सही तरीके से इसका करेंगे। तो इस जानकारी के आधार पर देखिए आप, होम रूल लीग सबसे पहले 1916 में, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। होम रूल आंदोलन भी आपका 1916 में शुरू हुआ था, होम रूल लीग भी 1916 में ही हुई थी। तो दोनों ही घटनाओं को आप याद रखिए, लीग को और आंदोलन दोनों ही। इसके बाद देखिए, रॉलेट एक्ट आपका 1919 में, साइमन कमीशन 1928, गांधी इरविन समझौता 1931। तो इन जानकारियों के आधार पर देखा जाए तो इसका सही उत्तर बेटा आपका जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यानी सी पहले आएगा, फिर ए, फिर बी, फिर डी। तो ये घटनाओं का सही क्रमबद्ध तरीका था, तो इसको आप याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे हमने जो कि कई जानकारी एक साथ समाहित करके दिया, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। पहले क्या होता था, क्वेश्चन एक फैक्ट पे आधारित पूछ लेता था, अब क्या करता हूँ, कई फैक्ट को एक साथ जोड़कर क्वेश्चनों को जो है बनाया जाता है। और आजकल इस कूट पे आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरीके से जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ रही, इसी चक्कर में हमने इन प्रश्नों को इस तरीके से डाला हुआ है। अब आइए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं इसको हम। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन समझिएगा, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष थे कौन। ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन सी आपका BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी अमृतलाल ठक्कर। देखिए बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, घनश्याम दास बिड़ला। आपको ये बता दें कि यहाँ 1932 पूना पैक्ट की बात आई है, तो पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, तो ये जानना भी जरूरी है। तो आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले जो है पूना पैक्ट की बात आई, तो पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अब पूना पैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी थी, इसका क्या कारण था, इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपको ये बता देते हैं कि 1932 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने एक घोषणा की थी जिसको हम सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया था कि हिंदुओं में से दलितों को अलग करने का प्रयत्न किया था, फूट डालने का प्रयत्न किया था। और कम्युनल अवार्ड के तहत उन्होंने क्या किया था कि जो है दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने की बात की थी। गांधी जी को जब ये बात खबर लगी तो गांधी जी उस समय पूना के आपके यरवदा जेल में बंद थे, तो गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि हम जो हिंदुओं को टूटने नहीं देंगे। और इसलिए 1932 में कुछ नेताओं के सहयोग से गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य जो है एक समझौता कराया गया, जिस समझौते को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समझौता आपका BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। आपको ये बता देते हैं कि इस समझौते पे दलितों की तरफ से BR अम्बेडकर ने जो है इसमें हस्ताक्षर किए थे समझौते पे, और हिंदू जात की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, यानी हमारा तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा, पढ़ते हैं इसको। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन समझिए, 1947 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था। इस अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था, तो ऑप्शन ए आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए देखते हैं इसका सही उत्तर बेटा क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, आचार्य JB कृपलानी। यानी आचार्य JB कृपलानी उस समय आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अध्यक्ष थे। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा जो है चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हम पढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी पटियाला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी मतलब लाहौर। आपको ये बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो थी, उनके साम्राज्य की राजनीतिक राजधानी वो थी लाहौर थी, और इनकी जो है धार्मिक राजधानी कहाँ थी, अमृतसर थी। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनकी राजनीतिक राजधानी जो थी वो लाहौर थी और धार्मिक राजधानी क्या थी, धार्मिक राजधानी आपकी अमृतसर थी। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी क्वेश्चन नंबर 4 से, तो इनको आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। बेटा हमारा अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न देखिए क्या है। 5वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज प्रबंधन में सहायता करता था। क्वेश्चन समझिएगा। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज के प्रबंधन में सहायता करता था, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन ए आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी यशोवर्मन। आपको बता दें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिवाजी। यानी शिवाजी के दरबार में मंत्रियों 8 मंत्रियों का एक ग्रुप था जिसको अष्टप्रधान के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। आपको बता दें कि 8 जो महान मंत्री थे, इन मंत्रियों में से जो है कुछ का पूछ लिया जाता है प्रश्न, कभी कभी घूम के आ जाता है, इसके अंदर भी घुस के प्रश्न पूछते हैं। तो इनमें हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जो है अष्टप्रधान में से जो है पेशवा, एक पेशवा थे अष्टप्रधान में थे। वो पेशवा किसको कहा जाता था, पेशवा आपके प्रधानमंत्री को कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान में से पेशवा किसे कहा जाता था, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके जो है अष्टप्रधान में से अमात्य जो पद था वो किसके लिए था, अमात्य का मुख्य कार्य क्या था। आपको बता दें कि जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था उसको अमात्य नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा इसको, अमात्य नाम से किसे जानते थे, आय व्यय रखने वाले को जानते थे। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले को अमात्य नाम से जाना जाता था। और सुमंत नाम से किसको जानते थे, सुमंत कहा जाता था विदेश मंत्री को। यानी अष्टप्रधानों में से सुमंत पद जो था वो किसके लिए था, वो आपका विदेश मंत्री के लिए था। इसका सर नौबत एक पद और था वहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है सर नौबत। क्वेश्चन आ सकता है कि शिवाजी के दरबार में सर ए नौबत किसे कहा जाता, तो सेनापति को सर ए नौबत के नाम से जाना जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको आप याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा हम लोग अगले प्रश्न यानी छठे प्रश्न पे। देखिए छठा प्रश्न क्या है हमारा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। क्वेश्चन समझिए, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो देखिए बेटा इसका सही उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर लौटो, या केवल ही वेदों की ओर लौटो, ऐसा लिखा भी मिल जाता है। तो आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं लिखा मिलता है वेदों को लौटो, कहीं कहीं लिखता पुनः वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यानी वेदों के पुनरुत्थान की बात जो की थी किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अब आते हैं बेटा हम लोग अगले प्रश्न पे अपने, यानी हमारा 7वां प्रश्न देखिए क्या है। हमारा 7वां प्रश्न, यहाँ पे 2 सूचियाँ आपके बीच दी हुई हैं, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो इन सूचियों को मिलाएं तथा इनके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ सूची फर्स्ट में कौन कौन दिए हैं देखिए। सूची फर्स्ट में लॉर्ड डलहौजी दिए हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिए हैं, लॉर्ड रिपन दिए हैं और लॉर्ड कर्जन दिए हैं। इसके बाद आपका सूची सेकंड में क्या क्या है, सूची सती प्रथा का निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यापहरण का सिद्धांत या अपराज हड़पो नीति, राज हड़पो नीति भी कहते हैं, या व्यापहरण का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो देखिए इसको सही क्रम में हम कैसे मिलाते हैं, कौन किससे संबंधित रहा, किसके काल में कौन सी घटना घटित हुई, इसको हम मैच करते चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी आपके व्यापहरण सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यापहरण सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक किससे संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय आपकी सती प्रथा का निषेध हुआ था। यानी राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन से क्या संबंधित, देखिए लॉर्ड रिपन आपके स्वायत्त शासन या स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं, स्वायत्त शासन के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन आपके जो है वो बंगाल विभाजन, यानी लॉर्ड कर्जन के समय प्रसिद्ध बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो इस क्रम को मिलाते हुए जो आपका सही उत्तर इसमें होगा, तो सही उत्तर आपका इसका आंसर होगा वो फर्स्ट वाला यानी ए होगा। यानी फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए और थर्ड का बी, फोर्थ का सी। इस ऑप्शन का जो है सही उत्तर आपका ए होगा। तो आइए बेटा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा है,
हमारा 8वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? क्वेश्चन समझिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया, इसमें 4 ऑप्शन आपके पढ़ता हूं मैं इसको। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो देखिए बेटा, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका डी होगा, विनोबा भावे। यानी आपको ये बता दें कि महात्मा गांधी ने जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1940 में आरंभ किया था। तो इसमें पहले सत्याग्रही कौन बने थे? पहले सत्याग्रही आपके विनोबा भावे बने थे। क्वेश्चन आ सकता है कि विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे। किसके? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के। किसने शुरू किया था आंदोलन? महात्मा गांधी ने 1940 में शुरू किया था। और एक चीज़ और आपको बता दें, विनोबा भावे के आश्रम का नाम क्या है? पावनार आश्रम। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है पावनार आश्रम। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पावनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से। आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में जो शुरू किया था, उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब बेटा हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, यानी 9वें प्रश्न पे। देखिए 9वां प्रश्न क्या हमारा? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ढाका। यानी आपको बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। और किसने की थी इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां ने नवाब सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की थी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग के गठन किसने किया था? तो आगा खां ने किया था, नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में किया था। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है? अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न हमारा। देखिए बेटा 10वां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? यहाँ पे देखिए मध्यम मार्ग क्या है, याद रखिएगा कि कांग्रेस के 2 धड़े थे, नरम दल और गरम दल। तो नरम पंथियों का जो मार्ग था वो कैसा मार्ग था? मध्यम मार्गी था या विनय अनुनय का मार्ग था। और दूसरा दल जो था वो गरम दल, तो उनका ये मार्ग नहीं था। वो कहते थे अंग्रेज जात से छीन कर ही लेना है, लड़ाई के दम पे लेना है, ऐसे वो लोग नहीं देंगे। यानी इनका गरम दल वालों का उद्देश्य कुछ अलग था। तो यहाँ ऑप्शन 4 है आपके, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मध्यम मार्गी नहीं था, तो आपको ये बता दें कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सही होगा बी। यानी आपके गर्म प्रथी कौन थे? लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के थे। इसलिए इसमें से ऑप्शन सही आपका बी होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय, ये सब नरमपंथी दल के थे। किधर थे? नरमपंथी, यानी इनका मार्ग मध्यम मार्ग था और इनका मध्यम मार्ग नहीं था। बाल गंगाधर तिलक का मध्यम मार्ग नहीं था, इन तीनों का मध्यम मार्ग था। तो अब आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा 11वां प्रश्न क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर बेटा होगा मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन सी। ये सीधा सा फैक्ट है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने दिया। बहुत सिंपल प्रश्न, इसके साथ कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं जुड़े हैं। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है? 12वां प्रश्न पढ़ते हैं इसको हम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? क्वेश्चन समझिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आपको ये बता दें कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का खिताब जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो थी उसके रेडियो से 1943 में ये उद्घोष किया था कि भारत के जो है स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस युद्ध में हम लोग विजयी हों। आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें चाहिए। तो राष्ट्रपिता शब्द जो है सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, यानी हमारा 13वां प्रश्न देखिए क्या है? 13वां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? क्वेश्चन समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका।
सन 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। तो 1857 के विद्रोह संबंधित कौन नहीं था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी ऊधम सिंह, ऑप्शन डी मौलवी अहमदुल्ला। तो देखिए बेटा इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी सी इसका उत्तर आपका सही होगा, सी ऊधम सिंह। यानी ऊधम सिंह आपके जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। बाकी सारे के सारे तीनों लोग आपके 1857 की क्रांति से संबंधित थे। आपको ये बता दें कि बेगम हजरत महल ये लखनऊ से जो है क्रांति का नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह आपके जो है जगदीशपुर पड़ता है आपकी एक रियासत है बिहार में, वहाँ से नेतृत्व किए थे। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला जो हैं ये आपके वर्तमान में जिसको हम अयोध्या कहते हैं तो वहाँ से नेतृत्व किए थे। अयोध्या पहले जो थी, अयोध्या किस नाम से जानी जाती थी पहले, अयोध्या को पहले जाना था फैजाबाद के नाम से, फैजाबाद या अयोध्या, ध्यान रखिए फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अयोध्या। तो फैजाबाद से जो है नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। तो इन तीनों को याद रखिएगा। ऊधम सिंह जो हैं, ऊधम सिंह के बारे में आपको बता दें कि ऊधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मार दी थी। आपको ये बता दें कि ऊधम सिंह उस समय बहुत छोटे बच्चे थे जब आपका जो है 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था और उस समय जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हत्याकांड के चश्मदीद गवाह थे आपके ऊधम सिंह। उन्होंने अपने आंखों से इस घटनाकांड को देखा था, इसीलिए उन्होंने 1940 में जनरल डायर को लंदन में जाके गोली मार दी थी। ये मुख्य घटना इनके साथ है कि ऊधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को गोली मारी। क्वेश्चन आ सकता है कि ऊधम सिंह ने कब जनरल डायर को गोली मारी थी जाके, तो 1940 में मारी थी, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न देखिए हमारा 14वां प्रश्न क्या है। पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट और पूना समझौता। तो ऑप्शन ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन सी संवैधानिक प्रगति से, ऑप्शन डी शैक्षणिक सुधार से। तो आपको यहाँ बता दें कि ऑप्शन ए सही होगा दलित वर्ग से। पूना पैक्ट हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। पूना पैक्ट को 1932 में हुआ था, गांधी जी और BR अम्बेडकर के मध्य हुआ था ये, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, दलित वर्ग से संबंधित था ये। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, 15वां प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा। क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा, यानी आर्यों का उदय कहाँ से हुआ, आदि का मतलब उनका उदय कहाँ से हुआ, उनका किस देश से वो आए, इसके बारे में चर्चा किसने की। तो ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी आपका विवेकानंद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आपको ये बता दें कि तिलक ने सर्वप्रथम कहा कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। यह विचार उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में प्रकट किया। क्वेश्चन याद रखिएगा कि पुस्तक इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक को आप नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा आज इन्होंने जो है ये विचार सर्वप्रथम किस में रखा था, पुस्तक थी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। क्या कहा था इन्होंने कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है। ये विचार उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन में प्रकट किया था। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा कि आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन किसकी पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। अब आगे आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, यानी हमारा अगला प्रश्न देखिए बेटा कौन सा है, 16वां प्रश्न। पढ़ते हैं उसको हम। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया। क्वेश्चन समझिए, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो था उसमें वंदे मातरम जो है नाम था उसका, वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। बेटा देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। आपको ये बता दें कि जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था वंदे मातरम, तो वंदे मातरम संबंधित है अरविंदो घोष से। तो ये अरविंदो घोष से संबंधित है। आपको ये बता दें कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, इस बंगाल विभाजन के समय इस पत्र ने बहुत ही कटु आलोचना की थी अंग्रेजों की। तो इस वजह से अरविंद घोष जी को जेल में डाल दिया गया था। और अरविंद घोष जो थे जेल में जब बंद थे तो उन्होंने क्या किया, उस समय में भारतीय धार्मिक पुस्तकों का बहुत अध्ययन किया, आध्यात्मिक पुस्तकों का बहुत अध्ययन किया। तो ये है कि जेल से छूटने के बाद वो जो है क्या हो गए, वो सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के बाद वो कहाँ चले गए, वो पांडिचेरी में अपना उन्होंने आश्रम बना लिया, जिस आश्रम का नाम था ओरविले आश्रम। और उनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, ये भी उन्हीं की पुस्तकें हैं अरविंद घोष जी की। तो अरविंद घोष की पुस्तकों को याद रखिए। एक तो साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम उनसे संबंधित है, दूसरी पुस्तकों का नाम याद रखिए लाइफ डिवाइन उनकी पुस्तक है, एक एसेज ऑन गीता। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें थी किसकी, अरविंदो घोष जी की। इसके बाद एक पुस्तक और आती है आपकी डिवाइन लाइफ, ये पुस्तक शिवानंद जी की है, यानी स्वामी शिवानंद की पुस्तक डिवाइन लाइफ है। और लाइफ डिवाइन ये पुस्तक अरविंद घोष जी की। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते बेटा हम लोग अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न, देखिए क्या है।
7वां प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? क्वेश्चन समझिए, निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ऑप्शन बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। आपको ये बता दें कि मुस्लिम्स ने जो है अंग्रेज़ों को जो है ये सहयोग कर किया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अंग्रेज़ों का ये कह के सहयोग किया था कि जो है वो मुस्लिम के जो है धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनके धार्मिक स्थलों की रक्षा करेंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध ये लोग जीत गए तो उसके बाद के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। इस वजह से मुस्लिम समाज उनसे कहीं ना कहीं रुष्ट था और रुष्ट था। ऐसे में गांधी जी ने एक पैतरा फेंका। गांधी जी ने क्या किया? इनका सहयोग किया खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पे आ गई, यानी हिंदू मुस्लिम के जो मतभेद थे वो कम हो गए। उन्होंने कहा जब अंग्रेज अपनी बात से पलट गए तो हम लोग भी एक हो जाते हैं और उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर युद्ध लड़ते हैं, मतलब जो है। तो इस वजह से क्या हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए, इनके मतभेदों में कमी आई थी। आपकी सबसे मुख्य कारण इसका था ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, ऑप्शन ए सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा 18वां प्रश्न क्या होगा बेटा? 18वां प्रश्न, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? सीधा सा फैक्ट है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। देखिए इसका सही उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन बी 1928, यानी साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसका सीधा सा उत्तर होगा आपका ये। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है? 19वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ये भी सीधा सा फैक्ट पे आधारित प्रश्न है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। बताइए बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका जो सही होगा गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1931 आपका जो होगा वो सही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यानी हमारा कौन सा प्रश्न है? हमारा 20वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न पढ़ते हैं हम। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, क्वेश्चन समझिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर आपका होगा बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको एक चीज़ बता दें यहाँ पे, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहेगा। रीजन क्या रहा इसका? मौलाना आज़ाद 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था उस समय क्या था? कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, यानी अंग्रेजों ने कांग्रेस को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गैर कानूनी संगठन घोषित करके इस पर रोक लगा दी थी। तो जिस वजह से क्या हुआ था आपका जो है 1941 से 45 के मध्य कांग्रेस के कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुए थे। इसलिए सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष उस समय थे आपके वो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और वही लगातार अध्यक्ष बने रहे। इसलिए उनके साथ एक क्वेश्चन जुड़ गया कि सबसे लंबे समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग बेटा अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा? 21वां प्रश्न है। पढ़ते हैं इसको हम 21वें प्रश्न को। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन इनमें से सुमेलित नहीं, यानी कुछ डेटें इसमें सही हैं, केवल एक डेट जो है आपकी वो सुमेलित नहीं है, वो गलत है, वो आपको बताना होगा। तो देखिए वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, वर्ष 1905 बंगाल विभाजन, वर्ष 1909 मार्ले मिंटो सुधार, वर्ष 1930 असहयोग आंदोलन। आइए जानते हैं इसका सही क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 1930 असहयोग आंदोलन। आपको ये बता दें यहाँ पर हम कि वर्ष 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। वर्ष 1905 बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन समय, ये भी बिल्कुल सही डेट है। वर्ष 1909 मार्ले मिंटो सुधार आया था, ये भी बिल्कुल सही डेट है। ऑप्शन डी आपका जो है ये गलत डेट है, यानी असहयोग आंदोलन आपका जो है 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में आरंभ हुआ था। यहाँ पे 1930 में जो आपका है तो दांडी मार्च आरंभ हुआ था, या फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में गांधी जी ने की थी। तो 1930 में आपका या तो दांडी मार्च आ सकता है या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, इसलिए इसका जो है आपका सुमेलित नहीं होगा, जो आंसर वो डी सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा है? 22वां प्रश्न। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? क्वेश्चन क्या है?
रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? यहाँ मिसल का मतलब होता है कि छोटे छोटे राज्य। मिसल का तात्पर्य क्या है? छोटे छोटे राज्य। यानी उस समय जो आपके सिख लोग थे, सिखों में छोटे छोटे से राज्य हो गए तो उनको मिसल के नाम से जानते थे। तो ऑप्शन ए सुकरचकिया मिसल, ऑप्शन बी संगावालिया मिसल, ऑप्शन सी अहलूवालिया मिसल, ऑप्शन डी रामगढ़िया मिसल। तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या होगा, आपको ये बता दें। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सुकरचकिया। यानी रणजीत सिंह जो है वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। इसका नाम आपका पड़ा था, एक गांव था सुकरचक, सुकरचक एक गांव था, तो इनके पूर्वज जो थे उसी गांव से थे, इस वजह से इस मिसल का नाम सुकरचकिया मिसल पड़ा। तो मिसल का तात्पर्य यहाँ पे है छोटे छोटे राज्य। मिसल का तात्पर्य क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्यों को मिसल कहा जाता है। उसमें टोटल 12 मिसलें आपकी जो है सिखों की थी, यानी 12 राज्य छोटे छोटे जो थे सिखों के उस समय थे, रणजीत सिंह के समय। तो ये ध्यान रखिएगा, आपकी 12 मिसल टोटल थी, उसमें से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल, जिस मिसल से संबंधित थे आपके रणजीत सिंह। आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा देखिए 23वां प्रश्न कौन सा है? 23वां प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। फर्स्ट अंग्रेज, सेकेंड डच, थर्ड फ्रांसीसी, फोर्थ आपके पुर्तगाली। अब इसमें दिया है निम्न कूट से उनके प्रवेश की सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। मतलब पहले कौन आया, बाद में कौन, सबसे बाद में कौन आया, इसको जो है सुमेलित करना है। तो आपको बताते हैं इसका सही उत्तर आपका जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले कौन, सबसे बाद में। आपको बताया पुर्तगाली सबसे पहले, इस ऑप्शन के हिसाब से पुर्तगाली सबसे पहले आए, पुर्तगाली, फिर डच आए, डच के बाद आपके जो है अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आपके जो है फ्रांसीसी। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ये है, लेकिन इसका सही जो क्रम आप जो होगा वो ये होगा कि बीच में आपके जो है डेन भी आए। तो इसका सही क्रम ये होगा पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेन, फ्रांसीसी, ये क्रम है। यानी आपका इसका सही क्रम होगा PDEDF, PDEDF। यानी यहाँ पे एक ऑप्शन में मौजूद नहीं, लेकिन उसको भी नाम नोट कर लें कि पहले वाले डी का मतलब क्या है, पहले वाले डी का मतलब डच है, दूसरे वाले डी का मतलब क्या है आपका डेन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका PDEDF ये क्रम है आपका जो यूरोपीय शक्तियाँ भारत आई थी। तो PDEDF यानी पहले पुर्तगाली, पहले आपके पुर्तगाली हैं, दूसरे आपके क्या हैं, दूसरे आपके डच हैं, इसके बाद तीसरे आपके इंग्लिश, इसके बाद आपके डेनमार्क की, इसके बाद फिर आपके जो है फ्रेंच, सबसे लास्ट में फ्रेंच। तो ये सही क्रम था इनका। तो इसका आंसर बेटा जो आपका सही होगा, इसका सही आंसर बी होगा। इस ऑप्शन के आधार पे इसका आंसर बी सही होगा, यानी 4 2 1 3 ये क्रम आपका यहाँ पे होगा। यानी पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद आपके डच आए, इसके बाद फिर आपके अंग्रेज आए, सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए हमारा कौन सा, 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन समझिए, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, इसका होगा सी, राजा राम मोहन राय। आपको बता दें कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशवचंद्र सेन ने की थी। यानी आदि ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना केशवचंद्र सेन ने की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। पांडुरंग आपके प्रार्थना समाज से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज से संबंधित हैं। विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन से संबंधित हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब आगे आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यानी हमारा 25वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न ये, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसे कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी उषा मेहता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका जो होगा ऑप्शन सी उषा मेहता। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आपके जो कांग्रेस रेडियो था उसका प्रसारण कौन करती थी? उषा मेहता करती थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, हम लोग अगली सीरीज में मिलेंगे फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।